हे दोस्तों, 2008 इलॉन मस्क के लिए वो बोलते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट ईयर था। इस साल पूरा वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में था और खासकर इलॉन मस्क बहुत परेशान थे क्योंकि वो हार्ड फेज से गुजर रहे थे। उनका अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो चुका था। उनकी दोनों कंपनीज जिसमें उन्होंने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे, स्पेसएक्स और टेस्ला, दोनों बैंकरप्ट होने वाली थी। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कोई उनकी कंपनी में और इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। इलॉन मस्क के पास उस टाइम पे बस 30 से 40 मिलियन डॉलर्स बचे हुए थे और उनके पास एक बहुत बड़ा डिसीजन था सामने। डिसीजन ये लेना था कि ये बाकी बचे सारे पैसे उन्हें कहाँ लगाने हैं, कौन सी कंपनी में लगाने हैं। दोनों कंपनीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनके बच्चे जैसी थी और नॉर्मल इजी ऑप्शन यही था कि वो सारे पैसे किसी एक कंपनी में लगा दे, क्योंकि दोनों कंपनी में अगर वो पैसे लगा देते तो ये बहुत ज्यादा रिस्की था और कोई एक कंपनी में वो पैसे लगाते तो उस कंपनी के सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। इसलिए उनके पास एक बहुत ही हार्ड डिसीजन था सामने लेने के लिए। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पैसे को स्प्लिट करा और दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए, अपने सारे के सारे पैसे। जिसके बाद उनके पास कोई पैसे नहीं बचे थे, उनके पास कोई घर नहीं बचा था, कोई भी ऐसी चीज नहीं बची थी जिससे वो सिक्योर फील कर सकते थे। बट स्टिल उन्होंने ये डिसीजन लिया और सारे पैसे अपने दोनों कंपनीज में लगा दिए और उनका ये जो बड़ा हार्ड डिसीजन था उसने फिर कमाल भी कर दिया। इलॉन मस्क तब नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, इतना टफ था उनके लिए डिसीजन लेना। बट इसके बाद चीजें अच्छे होने लगी। अपने बचे हुए पैसों से जैसे तैसे करके उन्होंने 3 महीने तक अपनी दोनों कंपनी को सरवाइव कराया। बट फिर उसके बाद नासा ने स्पेसएक्स के साथ एक 1.6 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और एक जर्मन ऑटोमेकर डायलमर, जो कि बहुत फेमस है, उन्होंने टेस्ला में 50 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, जिसकी वजह से आज भी ये दोनों कंपनीज सर्वाइव कर पा रही है और अपना नाम कर पा रही है दुनिया भर में। देखो दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग जो लोग होते हैं वो लोग कभी भी हार्ड कॉल लेने से डरते नहीं है, हार्ड डिसीजन लेने से डरते नहीं है। जहां ज्यादातर लोग हमेशा बस आसान रास्ता चूज करते हैं, एजुकेशन, नॉर्मल जॉब और बिजनेस नहीं करना बिकॉज वो डिफिकल्ट है, वही मेंटली टफ लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। वो लोग एवरेज लोगों की तरह बस दिन भर मोबाइल पे टाइम पास नहीं करते, फालतू गंदे वीडियोस नहीं देखते रहते, बल्कि वो लोग अपने गोल्स पे काम करते हैं टफ डिसीजन लेके। वो इजी चीजों के पास नहीं भागते, बल्कि वो लोग हार्ड चीजों की तरफ बढ़ते हैं, जो चीज उन्हें मेंटली टफ बनाता है और बहुत सक्सेसफुल भी। इसलिए ये पहली हैबिट है जो आपके अंदर होनी चाहिए। अभी मैं आपके साथ 4 और ऐसी हैबिट शेयर करने वाला हूँ जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में होती है और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके भी जरूर बताओ कि इनमें से कौन सी हैबिट्स आपके अंदर ऑलरेडी है। हैबिट नंबर 2, एम्बैरेसिंग योरसेल्फ। स्टारबक्स के सीईओ हावर्ड ने ईयर 1982 में कंपनी को ज्वाइन करा था। तब वो स्टारबक्स के सीईओ नहीं थे, बल्कि वो रिटेल ऑपरेशंस और मार्केटिंग के डायरेक्टर थे। और वो टाइम पे आपको पता है स्टारबक्स कॉफी नहीं बेचती थी, वो लोग बस कॉफी के बीन्स बेचते थे। मतलब आप स्टारबक्स में जाके कॉफी ड्रिंक्स नहीं पी सकते थे। बट फिर 1983 में जब हावर्ड इटली में ट्रैवल करने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कई सारी कॉफी के बार्स थे जहाँ लोग जाके कॉफी पीते थे, बनी बनाई कॉफी। तब उन्हें ये आइडिया आया कि स्टारबक्स को भी सिर्फ कॉफी बीन्स नहीं बल्कि कॉफी ड्रिंक्स भी बेचनी चाहिए। और हावर्ड को ये आइडिया 2 रीजंस की वजह से बहुत अच्छा लगा। पहला, क्योंकि उन्हें खुद को कॉफी बहुत पसंद थी और कई लोगों को पसंद होती है। और दूसरा, ये एक चीज लोगों के बीच में कनेक्शन बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका था। मतलब कॉफी के बहाने मिलना, बात करना कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा था, घुल मिल के जीने के लिए, रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए। ये जो कॉफी डेट का कल्चर होता है, वही आइडिया हावर्ड के दिमाग में आया। और ये सारी चीजें सोचकर हावर्ड बहुत एक्साइटेड थे और वो वापस अमेरिका आए। उन्हें लगा कि आइडिया कंपनी की बाकी टीम मेंबर्स को भी बहुत पसंद आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। स्टारबक्स के जो क्रिएटर थे जेव सिगल, उन्होंने एकदम से इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वो बीन्स बिजनेस में है और ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। इनफैक्ट उनके आइडिया को सबने एम्बैरेसिंगली बहुत रिजेक्ट कर दिया। बट फिर भी हावर्ड की हाई पोजीशन के होने की वजह से हावर्ड को अलाउ करा गया कि वो सिएटल में जो न्यू स्टारबक्स स्टोर खुल रही है वहां पे एक कॉफी बार ओपन करके देख सकते हैं, जो उन्होंने फिर किया और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। हर दिन वहां पे 100 से भी ज्यादा कस्टमर्स आने लगे और वहीं कॉफी हाउस के कल्चर की शुरुआत हुई। पर अगेन स्टारबक्स के जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे उनको इस आइडिया को और बड़ा नहीं करना था, जिस वजह से ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होके हावर्ड ने 1985 में स्टारबक्स से रिजाइन कर दिया और उन्होंने अपनी खुद की कॉफी बार चेन खोली, जिसका नाम रखा उन्होंने, अगर मैं सही से बोल रहा हूं तो, जियोरनाल, जो बहुत ही इंस्टेंटली बहुत सक्सेसफुल हो गया। और फिर सिर्फ 2 साल बाद कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर उन्होंने स्टारबक्स को ही बाय कर लिया और उसे अपनी कंपनी के साथ मर्ज करके स्टारबक्स कॉफी हाउस एस्टेब्लिश करा, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस चेन में से एक है। देखो, हावर्ड की सक्सेस का रीजन ये था कि उन्हें चाहे कोई कितना भी एम्बैरेस कर ले, उनके आइडियाज का मजाक उड़ा ले, उन्हें स्टूपिड कहे, फिर भी इन सारी चीजों से उन्हें फर्क नहीं पड़ा। अगर आप भी हमेशा ये सोचते हो कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, आपको कितना एम्बैरेस होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो ये सारे ट्रेट आपको मेंटली वीक बना देगा, आपको कभी कुछ बड़ा अचीव करने नहीं देगा। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा अपने ड्रीम्स पे काम करते हैं बिना उन लोगों की फिक्र करे जिन्हें एक्चुअली में आपका विजन समझ में नहीं आता है। सो हैबिट नंबर 2 यही है कि अगर आप लोग क्या कहेंगे ये सारी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो, अपने ड्रीम से विजन पे काम करते हो बिना लोगों की फिक्र करे, तो ये चीज आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। और अगर आप फिक्र करते हो तो ये चीज आपको मेंटली वीक बनाएगी, जो आदत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। हैबिट नंबर 3, ओनिंग नथिंग।
साइनफील्ड, जो कि 90s के टाइम पे अमेरिका में बहुत पॉपुलर था, इनफैक्ट आज भी जिसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सिटकॉम माना जाता है। कुछ साल पहले ही इसके शो के जो लीड स्टार थे और क्रिएटर थे जेरी साइनफील्ड को, उन्हें एक न्यू शो का आइडिया आया जहां वो कार में किसी गेस्ट के साथ कॉफी के लिए राइड पर जाएंगे और पूरी कन्वर्सेशन और एक्सपीरियंस को फिल्म करेंगे, मतलब वीडियो बनाएंगे उसका। उन्हें लगा कि ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, जिसके बाद उन्होंने इस आइडिया को कई सारे लोगों को पिच करा, पर हर किसी ने उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। जेरी साइनफील्ड सच अमेरिका के बहुत फेमस आदमी हैं, जिन्होंने एक सुपर डुपर हिट शो दिया था जिसे लिटरली हर कोई अमेरिकन देखता था, पर फिर भी उनकी इस सक्सेस से उन्होंने अपने आप को खुद एंटाइटल्ड नहीं करा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके नाम की वजह से ही लोग उनके शो को अप्रूव कर देंगे। इस चीज को उन्होंने ईगो पे नहीं लिया कि लोग मेरा आइडिया को ऐसे टर्न डाउन कैसे कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो हार मानने के बजाय कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे और फाइनली एक प्लेटफॉर्म ने उनके इस आइडिया पर एक शो बना ही दिया, जिसका नाम था कॉमेडियंस इन कार गेटिंग कॉफी। ये शो भी धीरे धीरे बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, जिसकी सक्सेस को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने इस शो को खरीद लिया। देखो दोस्तों, मेंटली टफ लोग जब भी कुछ करते हैं तो वो बदले में किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करते। उन्हें पता है कि दुनिया में सब अपने बारे में ही सोचते हैं, तो किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहना उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसीलिए वो अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथों में रखते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो किसी को ब्लेम नहीं करते कि यार उसने मेरा आइडिया रिजेक्ट कर दिया इसीलिए मेरा कुछ नहीं हुआ, नहीं, बल्कि वो लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं और हमेशा वो एंटाइटल्ड फील नहीं करते हैं, जो आपको भी नहीं फील करना चाहिए। बिकॉज अगर आप एंटाइटल्ड फील करोगे कि यार लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए बिकॉज मैं गरीब हूँ, या फिर लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए बिकॉज मैं अमीर हूँ, या फिर मेरे पास बहुत पैसे हैं, अगर आप एंटाइटल्ड फील करोगे, आपका नाम क्या है, आपकी हैसियत क्या है, ये सारी चीजों से अगर आप अपने आप को एंटाइटल्ड रखोगे ना, तो ये चीज आपको कई बार मेंटली वीक बनाएगी। हैबिट नंबर 4, डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट। ऑथर जेम्स क्लर्क जब अपने एमबीए कर रहे थे, जहां वो एक दिन अपनी मार्केटिंग क्लास में एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड करने के तरीके निकाल रहे थे, वहां पे जहां पे उनका गोल ये था कि एक डिसेंट सी सर्विस देकर भी कैसे कस्टमर्स को खुश करा जा सकता है। तब वहां पे उन्होंने कई सारी स्टडीज को एनालाइज करा और उन्हें ये पता चला कि बिहेवियरल साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करा है कि जब आप किसी भी प्रोसेस में पेनफुल पार्ट को पहले फील कर लेते हो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही इंजॉयबल हो जाता है। जिससे ऑथर ने कंक्लूड करा कि अगर हमें अपने कस्टमर्स को डिलाइट करना है तो उन्हें उस प्रोडक्ट को परचेस करने के सारे इरिटेटिंग, एनोइंग पार्ट्स, पेनफुल पार्ट जो होते हैं ना, वो पहले ही बता देना चाहिए और बाद में सारी अच्छी चीजें बतानी चाहिए, क्योंकि लोगों के माइंड में किसी भी एक्सपीरियंस की एंडिंग ज्यादा इफेक्ट करती है। तो जब आप एंडिंग अच्छी करोगे तो आप ज्यादा अच्छा फील करोगे। और ऐसी जो मेंटली स्ट्रांग लोग भी होते हैं ना, वो लोग भी हमेशा सभी डिफिकल्ट काम को सबसे पहले फिनिश करते हैं। वो जानते हैं कि उनके ब्रेन के पास बहुत लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड विल पावर है, और अगर वो प्लेजरेबल चीजों में अपनी एनर्जी शुरू में ही वेस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो इंपॉर्टेंट कामों के लिए उनके पास उतनी एनर्जी शायद ना बचे। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए एक नॉर्मल डे है, आपके पास कई सारे काम है, उनमें से एक काम यह है कि आपको अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जाना है, जो आपको शायद बहुत पसंद है, प्लस आपके पास 2-3 इरिटेटिंग काम भी है, मुश्किल काम भी है, बिल्स पे करना है, घर की साफ सफाई करनी है। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं यार, पहले मैं जाता हूँ, एक काम करता हूँ, अच्छा वाला काम कर लेता हूँ, दोस्तों के साथ जाके शॉपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आके मैं घर साफ करूंगा और ये सारी चीजें करूंगा, तो इससे क्या होगा कि कई बार आपके लिए वो डिफिकल्ट काम करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस आपका पूरा दिन आपको बर्बाद लगेगा अगर वो आप एंड में स्ट्रेसफुल चीजें करने जाओगे तो। लाइक सिमिलरली जो ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में बोलते हैं कि अगर आपके पास एक मेंढक दिया जाए, एक अगली मेंढक जिसको आपको दिन में खाना ही खाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खाना ही पड़ेगा, वो मेंढक आप कब खाओगे? देखो, समझदारी यही है कि आप वो मेंढक को सुबह सुबह ही खा लो, ताकि आपको पूरा दिन आपका फ्री, स्ट्रेस फ्री मिले और आप इंजॉय कर सको अपने बाकी बचे दिन को। अगर आप ये सोचते रहोगे कि रात में करूंगा, तो आपको पूरा दिन स्ट्रेस आता ही रहेगा, स्ट्रेस कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे रहेगा ही कि यार मुझे तो इतना बड़ा मेंढक खाना है बाद में। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि अपने डिफिकल्ट काम को पहले करना चाहिए। ये चीज आपको मेंटली और स्ट्रांग बनाएगी। लास्ट हैबिट है गेट एन इमोशनल ट्रैश कैन। 10 दिसंबर 1940 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जहां इन्वेंटर थॉमस एडिसन के प्लांट की 10 बिल्डिंग में बहुत ही भयानक आग लग गई ना। वहां पे उनके कई सालों के रिकॉर्ड्स, प्रोटोटाइप्स, सारी चीजें जल गई। जब थॉमस एडिसन के बेटे चार्ल्स एडिसन अपने घर की विंडो से अपने फादर की सालों की मेहनत जलते हुए देख रहे थे, तो वो अपने फादर के पास गए। तभी थॉमस एडिसन ने अपने बेटे से कहा कि जाओ अपनी माँ को बुला लाओ, अपनी सारी दोस्तों को बुला लाओ, और देखो आज तक किसी ने भी ऐसी आग जिंदगी में नहीं देखी होगी ना। ये चीज सुनकर तब चार्ल्स को बहुत शॉक लगा। वो अपने फादर से पूछने लगे कि डैडी, आपकी सालों की मेहनत, आपकी जिंदगी भर की मेहनत जल रही है, आप अभी भी इतने काम कैसे हो? तो इसके ऊपर थॉमस एडिसन बोलते हैं, इट्स ऑल राइट, वी हैव जस्ट गॉट रिड ऑफ अ लॉट ऑफ रबिश। मतलब वो ऐसे देख रहे थे कि उनकी सारी गलतियां, उनके सारे फेलियर्स इस आग के साथ जल रहे थे। अब वो चाहते तो देखो वो रो सकते थे, बहुत गुस्सा कर सकते थे, क्विट कर सकते थे कि अब मुझे करना ही नहीं है, अपने आप को एक रूम में बंद करके डिप्रेशन में अपनी पूरी जिंदगी, बची हुई जिंदगी गुजार सकते थे, जैसा ज्यादातर लोग शायद करते भी। पर नहीं, थॉमस एडिसन ऐसे नहीं थे। उन्होंने स्माइल करते हुए अपने बेटे को कहा कि इस नज़ारे का मजा लो जो बहुत यूनिक है। नाउ इस इंसिडेंट के सर्वे करने के बाद पता चला
कि इस पूरे इंसिडेंट से थॉमस एडिसन ने टोटल $1 मिलियन से भी ज्यादा का लॉस हुआ था उनका। ना उस टाइम पे $1 मिलियन यानी आज के हिसाब से समझो $23 मिलियन। ना इस हादसे के बाद थॉमस एडिसन न्यूयॉर्क टाइम्स के सामने आए और उन्होंने कहा कि देखो वैसे तो मैं 67 ईयर्स का हो चुका हूँ, पर मैं कल से ही ये सब जो मैंने खोया है उसे दोबारा बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और ऐसा फिर उन्होंने किया भी। थॉमस एडिसन की पुराने प्लांट की आग अभी तक पूरी तरीके से बुझी भी नहीं थी और अगले ही दिन उन्होंने अपने पुराने एम्प्लॉयज के साथ मिलके न्यू प्लांट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने अपने दोस्त हेनरी फोर्ड से कुछ पैसे उधार लिए और अपने न्यू प्लांट पे काम स्टार्ट कर दिया, जहां उनके एम्प्लॉयज ने डबल शिफ्ट में काम करा और पहले से और भी बेटर रिजल्ट्स क्रिएट किए। जिसके 4 साल बाद ही ईयर 1918 में थॉमस एडिसन और उनकी टीम ने ऑलमोस्ट $10 मिलियन कमाए। देखो दोस्तों, ये एक और साइन है और बहुत पावरफुल साइन है मेंटली स्ट्रांग लोगों का। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सब कभी ना कभी फेलियर्स को फेस करते ही हैं, पर वो लोग आगे इतना बढ़ पाते हैं बिकॉज वो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं। बिकॉज वो लोग बहुत जल्दी लाइफ में मूव ऑन करना सीख जाते हैं और ऐसे ही लोग बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं सबको। आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं ना, जो ऐसे मूव ऑन करना जानते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। वो लाइफ के फेलियर्स, ब्रेकअप और कई सारी नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे आगे भी बढ़ जाते हैं बिना गिल्ट या रिग्रेट फील करे। और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज होती है जो कि इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है, जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखो, ये सारी बातें मैंने आपको कई अलग अलग बुक्स की हेल्प लेके बताई है, जैसे कि फेलिंग फॉरवर्ड, इलॉन मस्क, द वे ऑफ सुपीरियर मैन और ऐसी कई सारे अलग अलग रिसोर्सेज से भी लेके ये सारी बातें बताई है। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी बुक्स की बातें और अमेजिंग बातें जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, आपको बिना बुक्स पढ़े ऐसी अमेजिंग बातें फ्री में मिलती रहे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं हर संडे को क्या करता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी बुक समरीज लेके आता हूँ, बुक्स की बातें लेके आता हूँ, मेंटर्स की बातें लेके आता हूँ, जिससे सीख के आप अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सको, आगे बढ़ सको। कमेंट करके ये जरूर बताओ कि इनमें से कौन सी हैबिट आपको सबसे बेस्ट लगी। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो मेंटली बहुत ज्यादा वीक है। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।